वोकैबुलरी बुक्स हब के ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पॉडकास्ट में खुशामदीद। क्या आप रोजाना सिर्फ 10 मिनट में अपनी इंग्लिश बेहतर बनाना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए आज सीखते हैं करीबन 15 से 20 अल्फाज, हर लफ्ज के साथ इसका सही तलफ्फुज, पार्ट ऑफ स्पीच, उर्दू मायने और उर्दू अंग्रेजी एग्जाम्पल भी दी जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप रोजाना नई वोकैबुलरी आसानी से सीख सकें। आज हमारे सामने चंद अल्फाज की एक फहरिस्त है। सब बी से शुरू होते हैं। जी, बीट से लेकर बेडसेट तक। चले फिर इस सफर का आगाज करते हैं। पहले चंद अल्फाज तो बहुत ठोस और हकीकी चीजों के बारे में है। जैसे पहला लफ्ज है बीट। जी, बीड यानी मनका या मोती। हमारे माखज के मुताबिक ये शीशे या लकड़ी का वो छोटा सा दाना है जिसमें धागा परोकर हार बनाया जाता है। अच्छा, इसकी कोई मिसाल भी है? हाँ, मिसाल है, शी वोर बीड्स अराउंड हर नेक, यानी उसने अपने गले में मोतियों का हार पहना हुआ था। बिल्कुल सीधा और सादा। जी। इसी तरह अगला लफ्ज बीड। बीड यानी चोंच। हाँ, परिंदे के मुंह का सख्त हिस्सा। जैसे द बर्ड हैड अ येलो बीक। उस परिंदे की चोंच पीली थी। ठीक है। और तीसरा लफ्ज है बीन यानी फली। ये भी एक टैंजिबल चीज है। बिल्कुल। और यहाँ ये बात दिलचस्प है कि माखज में दो अलग मिसालें दी गई हैं। अच्छा, कौन सी? एक है ग्रीन बीन्स यानी हरी फलियां जो एक सब्जी है, और दूसरी है कॉफी बीन्स यानी कॉफी के बीज। ओह, तो बीन का दायरा सिर्फ सब्जियों तक महदूद नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किसी भी पौधे का बीज या बीज वाली फली हो सकती है जिसे खाया जाता है। ये तीनों अल्फाज बीड, बीक, बीन बहुत बुनियादी हैं, इस्म है और किसी ठोस चय की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन अब कहानी थोड़ी पेचीदा होने वाली है ना? जी, अब थोड़ी पेचीदा होगी। अच्छा, अगला लफ्ज है बीम। मैंने तो ये लफ्ज इमारतों के शहतीर के लिए भी सुना है, लेकिन यहाँ इसका मतलब कुछ और है। जी, और यही तो सियाक व सबाक की अहमियत है। हमारे माखिज में बीम का मतलब है रोशनी की किरण या शुआ। अच्छा, तो ये अब किसी ठोस चीज से हटकर एक गैर मादी तस्वुर की तरफ इशारा है। जैसे मिसाल है अ बीम ऑफ सनलाइट, यानी सूरज की किरण। तो हम ठोस चीजों से रोशनी की किरण तक आ गए। और अब जिस लफ्ज की बारी है वो तो दो बिल्कुल मुख्तलिफ दुनियाओं में रहता है, बैर। यहां से जुबान का असल खेल शुरू होता है। अच्छा, बतौर इस्म बैर एक जानवर है। रीच बहुत आसान, जैसे वी सॉ अ बेयर इन द वुड्स। हमने जंगल में एक रीछ देखा। ठीक है, लेकिन फिर यही लफ्ज बैर एक फेल यानी वर्ब भी है। जी, और उसके माने बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक है बोझ सहारना और दूसरा बर्दाश्त करना। इनमें कोई ताल्लुक है? मुझे तो ये दो अलग अलग लफ्ज लगते हैं जिनकी हिज्जे एक जैसी हैं। ये एक बेहतरीन सवाल है। देखें, बज़ाहिर ये अलग लगते हैं, लेकिन इनके दरमियान एक गहरा इस्तिआराती ताल्लुक है। कैसे? पहला माना जिस्मानी है, यानी वजन उठाना। जैसे माखिज की मिसाल है, द आइस इज टू थिन टू बेयर योर वेट, यानी बर्फ इतनी पतली है कि तुम्हारा वजन नहीं उठा सकती। ठीक है, ये तो सीधा सीधा बोझ उठाने का अमल है। बिल्कुल। अब दूसरे माना को देखें, बर्दाश्त करना। उसकी मिसाल है द पेन वॉज डिफिकल्ट टू बेयर। दर्द बर्दाश्त करना मुश्किल था। जी, यहाँ दर्द को एक जिस्मानी वजन नहीं है, लेकिन जबान इसे एक बोझ के तौर पर देख रही है। जैसे आप कोई भारी चीज उठाए हुए हैं, इसी तरह आप एक मुश्किल एहसास या तकलीफ को उठाए हुए हैं। वाह, तो तकलीफ को बर्दाश्त करना दरअसल एक गैर मरी बोझ उठाने जैसा है। ये तो जबान की शायरी है। बिल्कुल। माखिज में कांट बेयर समथिंग का मुहावरा भी दिया गया है। जी, ये उसी बर्दाश्त वाले मानी को मजीद वाज़ेह करता है। जैसे आई कांट बेयर दिस म्यूजिक, यानी मैं ये म्यूजिक बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा। या एक और बेहतरीन मिसाल है, ही कांट बेयर हैविंग नथिंग टू डू। उसके लिए फारिग बैठना नाकाबिले बर्दाश्त है। यानी यहाँ तक कि फारिग रहना भी एक बोझ बन गया है जिसे वो उठा नहीं सकता। बिल्कुल सही। तो एक ही लफ्ज बैर हमें जंगल के एक जानवर से इंसान की अंदरूनी कैफियत और बर्दाश्त की हदों तक ले जाता है। ये वाकई एक गहरा जायजा है। यकीनन। चलें अगले लफ्ज की तरफ बढ़ते हैं जो बैर से थोड़ा मिलता जुलता लगता है, बेड। बेड यानी दाढ़ी। ये फिर से एक ठोस इस्म की तरफ वापसी है।
مرد کے چہرے کے بال. جی مثال سادہ ہے. ہی ہیز اے بیئرڈ یعنی اس کے داڑھی ہے. لیکن یہاں ماخذ ایک اور قدم آگے جاتا ہے اور اس سے بننے والی صفت یعنی ایڈجیکٹو بھی بتاتا ہے. کون سی؟ بیئرڈڈ. اچھا، یعنی داڑھی والا. تو آپ یہ نہیں کہیں گے a man with beard بلکہ زیادہ فطری انداز میں کہیں گے a bearded man. بالکل، یہ دکھاتا ہے کہ زبان کیسے اسم سے صفت بنا کر اپنی بات کو زیادہ مختصر اور مؤثر بناتی ہے. یہ ایک چھوٹی سی تفصیل ہے لیکن زبان کی ساخت کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے. اور بیئرڈ کے بعد ہمارے پاس ہے بیسٹ. یہ لفظ سن کر ذہن میں فوراً کوئی خطرناک جانور آتا ہے. جی، بیسٹ کا مطلب ہے درندہ یا بڑا جانور. لیکن یہاں بھی ماخذ ایک دلچسپ نقطہ اٹھاتا ہے. وہ کیا؟ یہ لفظ صرف جانوروں کے لیے نہیں ہے، یہ کسی ظالم اور ناگوار شخص کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. اوہو، تو یہ بھی بیئر کی طرح استعاراتی طور پر استعمال ہوتا ہے. آپ کسی جانور کو بیسٹ کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی انسان حیوانیت پر اتر آئے تو اسے بھی بیسٹ کہا جا سکتا ہے. بالکل، اس میں ایک منفی اور وحشیانہ پہلو شامل ہے. یہ صرف سائز نہیں بلکہ کردار کی وحشت کو بھی ظاہر کرتا ہے. اب ایک اور لفظ آ رہا ہے جو بیئر کی طرح کئی روپ رکھتا ہے، بیٹ. پہلے تو بطور اسم بیٹ کا تعلق آواز یا ردم سے ہے، تھاپ یا ضرب. تھاپ، جی، جیسے ماخذ میں مثال ہے We heard the beat of the drums، یعنی ہم نے ڈھول کی تھاپ سنی. اچھا، اور دل کی دھڑکن کے لیے بھی؟ ہاں، اس کے لیے بھی. Can you feel her heartbeat؟ تو یہ ایک باقاعدہ مسلسل آنے والی آواز ہے. لیکن جب یہ فعل بنتا ہے تو اس کے معنی بہت پھیل جاتے ہیں. ماخذ میں تو اس کے 4 مختلف استعمال بتائے گئے ہیں. جی، 4 ہیں. پہلا ہے شکست دینا. جی، جیسے ڈینیل always beats me at tennis، یعنی ڈینیل مجھے ٹینس میں ہمیشہ ہرا دیتا ہے. یہ ایک مقابلے کا تصور ہے. ٹھیک ہے. دوسرا مطلب ہے بار بار مارنا. She beats her dog with a stick. یہ تو بہت جسمانی اور پرتشدد عمل ہے. بالکل. تیسرا معنی اسم والے تصور سے جڑا ہے، باقاعدگی سے آواز پیدا کرنا. جیسے his heart was beating fast، یعنی اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا. یہاں بیٹ بطور اسم دھڑکن تھی اور یہاں بطور فعل دھڑکنا ہے. جی. اور چوتھا معنی تو بالکل ہی الگ ہے، پھینٹنا. جیسے کچن میں بیٹ دی ایگز اینڈ شوگر ٹوگیدر. ہاں، مجھے یہ سب سے عجیب لگتا ہے. شکست دینا، مارنا اور دل کا دھڑکنا، ان سب میں ایک طرح کی ضرب یا ٹکراؤ کا عنصر ہے. لیکن انڈے پھینٹنے کا ان سے کیا تعلق؟ یہ ایک بہترین مشاہدہ ہے. شاید اس کا تعلق بھی بار بار اور تیزی سے کی جانے والی حرکت سے ہے. جب آپ انڈے پھینٹتے ہیں تو آپ ایک تیز، بار بار دہرائی جانے والی حرکت کرتے ہیں. بالکل ویسے ہی جیسے ڈھول پر تھاپ لگائی جاتی ہے یا کسی کو مارا جاتا ہے. اصل تصور شاید تیز، بار بار کی جانے والی ضرب کا ہے، جو مختلف سیاق و سباق میں مختلف شکلیں اختیار کر لیتا ہے. یہ واقعی دلچسپ ہے. ایک لفظ کھیل کے میدان سے لے کر باورچی خانے تک کا سفر کر لیتا ہے. اچھا، اب ہم خوبصورتی کی دنیا میں داخل ہو رہے ہیں. بیوٹیفل، بیوٹیفلی، بیوٹی. جی، یہ ایک ہی خاندان کی 3 الفاظ ہیں جو زبان کی ساخت کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں. بیوٹیفل ایک صفت یعنی ایڈجیکٹو ہے. یہ کسی اسم کی خوبی بیان کرتا ہے. مطلب خوبصورت یا حسین. جی، جیسے دوز فلاورز آر بیوٹیفل یا واٹ اے بیوٹیفل سانگ. اور پھر بیوٹیفلی ہے جو کہ ایک ایڈورب ہے. یہ کسی فعل کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ کام کیسے کیا گیا. بالکل، خوبصورتی سے. یہ عمل کے انداز کو بیان کرتا ہے. جیسے لوئس سینگ بیوٹیفلی. لوئس نے بہت خوبصورتی سے گایا. اس نے کیسے گایا؟ خوبصورتی سے. جی، اور آخر میں بیوٹی ہے جو کہ اسم ہے یعنی ناؤن ہے. یہ خود خوبصورتی یا حسن کے تصور کا نام ہے. اچھا، یہ اس کیفیت کا نام ہے. ہاں، جیسے شی واز اے وومن آف گریٹ بیوٹی، یعنی وہ بڑی خوبصورت عورت تھی. تو ایک ہی خیال، خوبصورتی، کبھی کسی کی صفت بنتا ہے، کبھی کسی کام کا طریقہ، اور کبھی خود ایک نام. زبردست. اب ایک ایسا لفظ جس کے بغیر شاید آدھے جملے ادھورے رہ جائیں، بیکوز. بیکوز ایک کنجنکشن یعنی حرف عطف جو 2 جملوں کو جوڑتا ہے اور وجہ بیان کرتا ہے. اس وجہ سے یا کیونکہ. جی، مثال بہت واضح ہے. ہی واز اینگری بیکاز آئی واز لیٹ.
वो नाराज था, वजह क्या थी? क्योंकि मुझे देर हो गई थी। माखज में बिकॉज ऑफ का भी जिक्र है। इन दोनों में क्या फर्क है? अक्सर लोग इसमें गलती करते हैं। ये एक बहुत अहम नुक्ता है। देखिए, बिकॉज के बाद एक मुकम्मल जुमला आता है जिसमें एक फाइल और फेल होता है, जैसे आई वॉज लेट। ठीक है। जबकि बिकॉज ऑफ के बाद सिर्फ एक इस्म या इस्म का फिक्रा आता है। जैसे माखज में मिसाल है, वी स्टेड एट होम बिकॉज ऑफ द रेन। अच्छा, हम घर पर क्यों रहे? बारिश की वजह से। यहाँ द रेन एक इस्म है, मुकम्मल जुमला नहीं। ये बहुत कारामद वजाहत है। बिल्कुल। चलें, अब एक और अहम फेल की तरफ आते हैं, बिकम। ये तब्दीली को जाहिर करता है। जी, बिकम का मतलब है हो जाना या बन जाना। ये एक हालत से दूसरी हालत में मुंतकिली को दिखाता है। जैसे शी बिकेम अ डॉक्टर इन 1982। वो पहले डॉक्टर नहीं थी, फिर बन गई। जी, और एक और मिसाल है, द वेदर इज बिकमिंग कोल्डर। ये एक जारी अमल को दिखा रही है, मौसम सर्द होता जा रहा है। बिल्कुल। और माखज में एक मुहावरा भी दिया गया है, बिकम ऑफ समबडी। ये बहुत दिलचस्प है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं कि कोई क्या बन गया, बल्कि ये कि किसी का हाल क्या है या उसके साथ क्या हुआ है। जैसे व्हाट बिकेम ऑफ डेविड, आई हैवंट सीन हिम फॉर इयर्स। अच्छा, तो इसका तर्जुमा डेविड का क्या बना है? ये किसी के बारे में फिक्र या तजस्सुस जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है जिसे आपने अरसे से ना देखा हो। जी, ये सिर्फ पेशावराना तब्दीली नहीं, बल्कि किसी की जिंदगी के हाल के बारे में सवाल है। अब हम अपने आखिरी हिस्से की तरफ आ गए हैं, जिसका ताल्लुक सोने और रहने की जगह से है, और इसका आगाज होता है बेड से। बेड यानी बिस्तर या पलंग। ये तो बहुत बुनियादी लफ्ज है, लेकिन इससे जुड़े मुहावरे और अल्फाज दिलचस्प हैं। जैसे गो टू बेड का मतलब सिर्फ बिस्तर पर जाना नहीं, बल्कि सोने जाना है। द चिल्ड्रन आर इन बेड का मतलब है कि वो सो रहे हैं या सोने के लिए लेट चुके हैं। अच्छा, और माखज में मेक द बेड का भी जिक्र है, यानी बिस्तर ठीक करना। और एक और इस्तिलाह है बेड एंड ब्रेकफास्ट। जी, बेड एंड ब्रेकफास्ट या B&B। ये एक खास किस्म के होटल या गेस्ट हाउस को कहते हैं, जहां आपको रात को ठहरने के लिए बिस्तर और सुबह नाश्ता मिलता है। ये एक पूरी सकाफती चीज की तरफ इशारा है। बिल्कुल। और इसी से जुड़े कुछ और अल्फाज भी हैं, बेड क्लोज यानी चादरें, कंबल वगैरह, और बेडरूम यानी सोने का कमरा। ये तो सीधे साधे अल्फाज हैं। जी, लेकिन आखिरी लफ्ज बेड सेट थोड़ा खास है। ये बेड और सिटिंग रूम का मुरक्कब लगता है। हाँ, इसका मतलब ही यही है। माखज के मुताबिक ये किराए का एक ऐसा कमरा है जिसे आप रहने और सोने दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। उर्दू में एक कमरे का मकान। और ये एक मखसूस तर्ज जिंदगी की अक्कासी करता है, खासतौर पर शहरों में जहां जगह कम होती है। ये तालिब इल्मों या अकेले रहने वाले नौजवान पेशावर अफराद की रिहाइशगाह हो सकती है। सही। तो ये लफ्ज सिर्फ एक कमरे की वजाहत नहीं कर रहा, बल्कि एक समाजी हकीकत को भी बयान कर रहा है। तो आज हमने बीड यानी एक छोटे से मोती से सफर शुरू किया और बेड सेट यानी एक कमरे के मकान तक पहुंचे। उम्मीद है कि आज की एपिसोड से आपने कई नए अल्फाज और उनका दुरुस्त इस्तेमाल सीखा होगा। अगर आप अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को रोजाना बेहतर बनाना चाहते हैं तो वोकैबुलरी बुक्स हब को जरूर फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली एपिसोड्स आप तक फौरन पहुंच सकें। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया।